बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय विदाई संभाषण के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। तो सबसे पहले हम बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ लेंगे। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। ये पत्रकारिता के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनके संपादन में अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि कई समाचार पत्रों को इन्होंने संपादन किया। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जिसमें है शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। और विदाई संभाषण जो आज का ये पाठ है, ये भी शिव शंभू के चिट्ठे नामक इनकी जो रचना है उसी से लिया गया है। सन 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी और विधिवत शिक्षा मिडिल तक ही प्राप्त की। बाद में स्वाध्याय से यानी खुद अपने ज्ञान अर्जन से काफी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी के बीच में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त जी राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर में अन्य पत्रकारों की तरह वे भी साहित्य सृजन में सक्रिय थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार था और यही कारण है कि उनके लेखक में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उनमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई देता है। उन्होंने बंगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। जो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे विदाई संभाषण, ये बाल मुकुंद गुप्त जी का सबसे चर्चित व्यंग कृति, जैसे मैंने आपको बताया, शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे, उनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से 1904 तक और उसके बाद 1904 और 5 तक 2 बार वे भारत के वायसराय रहे। कहने को तो उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन नए नए आयोग भी बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में जो अंग्रेज गोरे लोग थे उनका वर्चस्व स्थापित करना और देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में प्रयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। इस प्रस्तुत पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से बताने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश भी की गई कि शासन के जो आतताई रूप हैं वो हर किसी को उससे कष्ट होता है, चाहे वो सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। आप सभी को पता है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो पत्रकार भी खुलकर कुछ ज्यादा नहीं लिख सकते थे, और इसी प्रकार से बाल मुकुंद गुप्त जी ने भी शिव शंभू नामक एक काल्पनिक पात्र के माध्यम से ये सारे चीजें लिखी हैं। तो आइए इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करें। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इस पाठ में आया है कि शिव शंभू की 2 गायें थी और उनका एक संदर्भ लिया है
तो उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? शिवशंभु की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत में बिछुड़ने का समय बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बिछुड़ते समय वैर भाव भूलकर सब शांत हो जाते हैं। इस पाठ में बताया गया कि यह भाव भारत के मनुष्यों के साथ साथ पशुओं में भी देखने को मिलता है। शिवशंभु की दो गायें थी, उनमें से एक दुर्बल गाय थी और एक तंदुरुस्त थी। जो तंदुरुस्त थी वो दुर्बल गाय को मारती थी। फिर भी मारने वाली गाय के जाने के दुख में दूसरी गाय ने चारा नहीं खाया था। ये विदाई की जो बेला है, जो बिछड़ने का समय है, ये लॉर्ड कर्जन जब वापिस इंग्लैंड जा रहा था तो उस समय को क्या भाव भारतीयों के मन में थे, एक व्यंग के माध्यम से ये बताने का कोशिश की गई है। दूसरा प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया? तो प्यारे बच्चों, यहां बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा, 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और इसी घटना को बंग भंग कहा जाता है। बंग यानी बंगाल और भंग मतलब टुकड़े करना। लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बना दिए थे। क्योंकि उन दिनों बंगाल के अंदर शिक्षा का बहुत विकास था और इसलिए उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो पनप रही थी, जिसके कारण वे क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी को आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाली अपनी नीति के तहत पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग अलग कर दिया। जनता ने बहुत विरोध किया और प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और यहां पर जो 8 करोड़ प्रजा का जिक्र किया गया है वो उस समय बंगाल की जो जनसंख्या थी वो 8 करोड़ थी। यहां तक कि जो बिहार है, उड़ीसा है, ये सारे के सारे और वर्तमान का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सारा का सारा जो क्षेत्र था वो उस समय के बंगाल के अधीन था। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा भी देना पड़ा था, तो उसका क्या कारण था? निम्नलिखित कारणों से लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा था। पहला एक कारण था, लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग के कारण भारतीय उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे। लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते थे, पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात न मानी, उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। तो पहली बात तो यही थी कि बंग भंग के कारण पूरे भारत के अंदर उनके विरुद्ध जो बहुत ज्यादा आंदोलन शुरू हो गए थे और इंग्लैंड की सरकार को इसका पता चल गया था। दूसरा कारण था, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर, अपनी काउंसिल के अंदर एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नौकरी पर रख लिया था, लेकिन ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने ये बात नहीं मानी थी और इसलिए उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया था। तो ये दो कारण थे जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रश्न 4, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। आप एक चीज का और ध्यान रखना, यहां पर जो गद्य लिखा गया है, जो जिस प्रकार के शब्द लिखे गए हैं, वो 20वीं सदी के पहले और दूसरे दशक के आसपास के हैं, यानी आजादी के आंदोलन के दौरान के लिखे हुए हैं। तो इस आज इसलिए उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जो आज हम अमूमन इस्तेमाल नहीं करते, जैसे विचारिए तो।
क्या शान आपकी इस देश में थी, अब क्या हो गई है? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, इसका क्या आशय है, ये स्पष्ट करना है। लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान और जैसी शानो शौकत भोगने को मिली, वैसी किसी अन्य शासक को नहीं मिली। देश के सब रईसों ने इनको पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में इनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चवर, छत्र सब एक से बढ़कर एक थे। इनके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में इन्हीं का एक दर्जा था, परंतु इतिहास इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया, जिद के कारण इसका वैभव नष्ट हो गया। यहां देखिए कि लॉर्ड कर्जन का भारत के अंदर बहुत मान सम्मान था, क्योंकि ये वायसराय थे। और जो महाराज एडवर्ड थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, उनके बाद सिर्फ लॉर्ड कर्जन की ही तूती बोलती थी। इनका ही बहुत सम्मान था और देश के जो धनी मानी लोग थे वो हाथ बांधे इनके सामने खड़े रहते थे। लेकिन अंत समय में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को नौकर भी ये नहीं रख सके, और जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। कहां तो इतना बड़ा आपका दर्जा था कि जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे चलता था, और नौबत यहां तक आ गई कि अपनी जिद के कारण आपको इस्तीफा देना पड़ा और आपका जो वैभव था वो पूरी तरह नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है? यहां तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यानी लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति ब्रिटिश की सरकार है, ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार है। यही शक्ति लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों को नियंत्रित कर रही थी। यानी जो लॉर्ड कर्जन था वो अपने आप को सब कुछ सर्वे सर्वा मान बैठा था, और वो भारत की जो आबादी थी, भारत के जो निवासी थे, जनसंख्या थी, भारत के जो लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। लेकिन यहां पर जो तीसरी शक्ति है वो ब्रिटेन की सरकार को कहा गया है। प्रश्न 6, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बालमुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि भारत के लोगों को ब्रिटिश शासक का विरोध करने की आजादी नहीं थी। ये जब लिखा गया एक व्यंग, तब भारत गुलाम था और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी अगर लिखा जाता था तो वो अखबार को बैन कर दिया जाता था, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए बालमुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नामक काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर शासन की पोल खोलने की युक्ति निकाली। शिव शंभू सदा भांग के नशे में मस्त रहता और सबके सामने खरी खरी बातें कहता और ब्रिटिश शासन की बखिया उधेड़ता, जो शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से जनता तक पहुंचाया जाता। यानी एक काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर ब्रिटिश शासन की जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी उनको जनता तक पहुंचाया जाता था। प्रश्न 7, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। आपने नादिर शाह के बारे में सुना होगा और लॉर्ड कर्जन के बारे में भी आपको पता है, तो इन दोनों को भी कि आपकी जो जिद है, लॉर्ड कर्जन को कहा गया है, वो नादिर से भी बढ़कर है। आओ इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, हमें यह बात सही लगती है। नादिर शाह तानाशाह था, उसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था, उसने दिल्ली की जनता का कत्लेआम करवाया था। लेकिन उस समय के जो राजा थे आसिफ जहां, वो तलवार को अपने गले में लटकाकर प्रार्थना, उसने नादिर शाह के सामने प्रार्थना की तो कत्लेआम नादिर शाह ने रोक दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जनता ने बहुत प्रार्थना की, जिसकी 8 करोड़ जनता का मैं जिक्र किया था कि ब्रिटेन जो बंगाल की
8 करोड़ जनता ने उसे बहुत प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। इसीलिए कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन की जिद थी वो नादिर साहब से भी बड़ी थी। प्रश्न 8 है, क्या आंख बांध करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। शासन के बारे में बता गए, भाई शासन क्या है। लेकिन लॉर्ड कर्जन का कैसा शासन था? आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की न सुनने का नाम शासन है। तो ये शासन कैसा था? ये था लॉर्ड कर्जन का। यहां पर बता के एक्चुअली होना क्या चाहिए, आदर्श रूप में शासन क्या होना चाहिए। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध। एक अच्छा प्रबंध होना चाहिए, पूरे देश के अंदर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शासन व्यवस्था में शासक और प्रजा दोनों की भागीदारी होती है। प्रजा को अपनी बात कहने का पूरा हक है। इस पाठ में दिया गया कि लॉर्ड कर्जन जनता पर अपना मनमाना हुक्म चलाता था और जनता की विनती को अनसुनी कर देता था, जो जनता के साथ अन्याय था। यानी वो एक अच्छा शासक नहीं था। अभी कुछ बात करते हैं कि ये जो हमारी हिंदी भाषा का जो विकास निरंतर चल रहा है, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले ये लिखी गई थी ये व्यंग, तो उस समय किस प्रकार की भाषा है और उसी के मकसद से हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। प्रश्न 1 है, वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है सिधारे या चले जाएं। कि भारत के लोग दिन रात यही मनाते थे कि लॉर्ड कर्जन जल्दी से जल्दी यहां से पधार जाएं। तो यहां पर पधारे का मतलब यही है कि यहां से सिधारे यानी इंग्लैंड वापस चले जाएं, यहां से भारत से विदा हो जाए। अगला प्रश्न है, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतेंदु युगीन हिंदी में हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। जब आप आगे की कक्षा में पढ़ोगे तो भारतेंदु युगीन हिंदी एक अलग प्रकार की है और उसको सामान्य हिंदी में आपने लिखना है। जैसे आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत को उनको जाना पड़ा। इसका मतलब है कि पहले भी इस देश के जो प्रधान शासक हुए उन्हें अंत में जाना पड़ा। आगे भी मतलब ये पहले भी। आप किसको आए थे और क्या कर चले? इसका मतलब यह है कि किसको मतलब किस लिए, आप यहां किस लिए आए थे और क्या करके चले। ये लॉर्ड कर्जन को कहा गया है कि आप यहां एक अच्छा शासन करने आए थे, लेकिन आप तो पूरा बंग बंग करके और इस देश को आंदोलनरत करके जा रहे हो। अगला प्रश्न है, उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, ये देखिए बिल्कुल जो अपनी ग्रामीण अंचल की जो भाषा है उसका इस्तेमाल किया गया है। यानी उनके रखवाने से एक आदमी नौकर न रखा। यानी लॉर्ड कर्जन का स्तर इतना गिर चुका था इंग्लैंड की नजरों के अंदर कि वे एक व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सके। अगला प्रश्न है, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। यहां पर ये लेखक भारत को कहता है, भारत को कहता कि मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का अपना एक विश्व गुरु की एक उपाधि थी, लेकिन बाद के वर्षों के अंदर जो भी इस्लामी आक्रांता आए और इसके साथ साथ जो अंग्रेज वगैरह आए, उनके कारण मध्यकाल में भारत जो है वो इतना तरक्की नहीं कर पाया। इसलिए जो लेखक कहता कि मैं आशीर्वाद देता हूं तो फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। तो ये प्यारे बच्चों, हमने विदाई संभाषण के अभ्यास के प्रश्नों का विश्लेषण किया।
आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक बार पुनः खुद से इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।